हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका भी एग्जाम 21 फरवरी को 10th साइंस का है तो अब उसका टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि एक वैसी क्लास का शुरुआत हो चुका है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आज के इस वीडियो में टॉप गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10th साइंस का बताने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए बाबू, आज की इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट किया जाए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी आइए आज की इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप साइंस में बेहतर करना चाहते हैं और वैसे क्वेश्चंस की तलाश में जो VVI है, तो वही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। 1 से लेकर के 62 तक के क्वेश्चंस हमने अपने वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा। बाकी यहां से स्टार्ट करते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है। एकदम आसान सा परिभाषा देखिए ना, कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक है। एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए। धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग आप लोगों को बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि धोने के सोडा का सूत्र तो ये होता है सर जी Na2CO3 इंटू में 10H2। ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, पूछा जाएगा। और इसका दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, धोने के सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है, और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। किसका? तो धोने का सोडा का। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है, और दूसरा उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। अब बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसके दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। और दूसरा उपयोग, यह एंटीसीड का एक संगठक है ना। यह एंटीसीड का एक संगठक है जो पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षा के लिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी है, अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है एवं पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है। बायोलॉजी का VVI क्वेश्चंस आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है। कच्ची सामग्री क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। ये दोनों जो है ये कहां से प्राप्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सर जी वातावरण से प्राप्त करते हैं, और जल भूमि से। बहुत ही सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किस प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण के लिए बाबू आप किन प्रक्रम को आवश्यक मानेंगे? आंसर है, तो जीवन के अनुरक्षण के लिए जो प्रक्रम आवश्यक माने जाने चाहिए वे हैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। क्या है बाबू? तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन 67 पर ध्यान दीजिए। ये 3 क्वेश्चंस बताएंगे, 3 क्वेश्चंस, 3 में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखे। मैक्सवेल के बाबू दक्षिण हस्त नियम को लिखना है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की व्यक्त करे। ये क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना। नेक्स्ट, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम को लिखे। क्या बताया कि 3 क्वेश्चंस बताएंगे, तीनों को अगर याद कर लेते हैं एक परीक्षा में पूछा जाएगा। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम अनुसार ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बहुत ही आसान सा, कि यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा मिडिल फिंगर है ना, तर्जनी और अंगूठे मतलब थंब को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए, और अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करे, तो उसे फ्लेमिंग का वामहस्त नियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा था, जिसको आप लोग एक बार और रिपीट करके अच्छा से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। बाकी ये बाबू परीक्षा के लिए एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम को लिखे। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए तथा अंगूठा जो है ना गति की दिशा को निरूपित करे तो उसे फ्लेमिंग का है ना, तो उसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। एकदम आसान सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा कि यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए तथा अंगूठा की दिशा को निरूपित करे तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। सर जी अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? बहुत ही आसान सा आंसर है कि विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व तो उतने ही समय तक विद्यमान रहते हैं जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। क्या? विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबकत्व तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट, एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण बाबू किसे कहते हैं? याद कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है ना। एल्यूमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर, है ना, एल्यूमिनियम धातु को बाबू खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत के कारण एल्यूमिनियम धातु का संक्षारण आगे रुक जाता है और एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाता है। तो इसे ही एनोडीकरण कहते हैं ना। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमने की क्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहते हैं ना। जी सर। नेक्स्ट, गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण किसे कहते हैं? गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आंसर सटीक लिखा गया है कि धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की परत पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, इसे हम जस्तीकरण कहते हैं। धातु की किसी वस्तु को पिघले हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की परत पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, इसे ही सर्दी जस्तीकरण कहते हैं। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, इसको बाबू एमवीबीआई हम टिक करते हैं, इसको हर हाल में रट लीजिएगा। ये प्रश्न फिक्स है कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ऐसा कोई साल नहीं जिसमें ये प्रश्न पूछा ना जाए, हर एक वर्ष परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यावर्ती इधर लिखना है और दिष्ट इधर लिखना है। ठीक है। पहला, इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। इसमें धारा का मान तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। ठीक है। और दिष्ट धारा में इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ न ही बदलता है ना। इस तरह के अंतर लिखने वाले प्रश्न में एक दूसरे के विपरीत होता है, आप लोग जानते होंगे। दूसरा, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। क्या? तो प्रत्यावर्ती धारा को सर जी आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। उत्पन्न हो जाता है लेकिन उत्पन्न करने में थोड़ा कठिनाई होती है। 3, इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। एसी को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, लेकिन इसे एसी में बदलने में काफ़ी कठिनाई होती है। डीसी को अगर एसी में बदलें तो इसको बदलने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होती है। ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है ना। एसी जो है डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है, लेकिन यह एसी की अपेक्षा कम घातक होता है। तो इस प्रश्न को बाबू हर हाल में याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? है ना। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी रहती है ना। अवतल दर्पण में ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है, इसलिए अवतल दर्पण उससे टकराने वाली सारी किरणों को सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, इसलिए इसे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं ना। क्या? तो अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है, इसलिए अवतल दर्पण उससे टकराने वाली है ना प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है और इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं ना। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभड़ा हुआ होता है, जबकि प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराती है तो उत्तल दर्पण
प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देती है, इसलिए उत्तल दर्पण को, है ना, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भूसंपर्क तार क्या है? क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि भूसंपर्क तार किसे कहते हैं? भूसंपर्क तार क्या है? आंसर में लिखिएगा कि भूसंपर्क तार जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है ना, भूसंपर्क तार पर क्या होता है? तो हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है और घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है। ये जो है घर के निकट भूमि के भीतर गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टेस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत से सुरक्षा के रूप में किया जाता है ना। क्या? तो भूसंपर्क तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विद्युत से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उभयधर्मी पदार्थ क्या है ना, परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। उभयधर्मी पदार्थ क्या है बाबू? तो वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं ना। वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं सर। जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, कांच आदि, ये सभी क्या है? उभयधर्मी। नेक्स्ट, संक्षारण किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग दीजिए बाबू। संक्षारण किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए। बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, जब कोई धातु बाबू अपने आसपास अम्ल, नमी आदि से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो इसे संक्षारण कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण, चांदी के ऊपर भूरी परत होना संक्षारण के उदाहरण है। तांबे के ऊपर हरी परत का होना ये संक्षारण के उदाहरण है। एकदम सिंपल। मेंडलीव का आवर्त नियमों को लिखे, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं और इसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाया था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी है ना। क्या? तो सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो सर जी मेंडलीव ने बनाया था। मेंडलीव ने अपना, इसको याद कर लीजिएगा और बाकी इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 81 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान दीजिएगा। अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया? बहुत ही आसान सा आंसर है कि अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति बाबू साबुन से भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है क्योंकि यह जल में जल्दी से घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता, अतः कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है ना। यस, तो अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता और कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है ना। तो अपमार्जक ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया? ध्यान दीजिएगा। अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है क्योंकि यह जल में जल्दी से घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता, अतः कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है। इसको याद लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को ध्यान दीजिए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ना? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एकदम केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ना। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। क्या? अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। 2H2 प्लस में O2 यहाँ पर बन जाएगा 2H2O। ठीक है, आसान सा आंसर है। और ये 21 फरवरी के उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाले हानिकारक गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र की बात करें तो SO2 होता है। ओके, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे NO2 आदि वायुमंडल में उपस्थित करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना, HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के साथ जमीन पर आते हैं ना, जो वर्षा के साथ जमीन पर आते हैं। और बहुत ही सिंपल, इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना?
तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.6, ठीक है ना 5. अब आप लोगों को बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना। बाकी ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस केमिस्ट्री का है और 21 फरवरी के दिन ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा वीवीआई। अगला क्वेश्चन नंबर 84। ये क्वेश्चंस 5 मार्क में फिक्स है कि 5 नंबर में मतलब दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा केमिस्ट्री का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ओके, तो क्वेश्चंस का आंसर लिखने से पहले इस तरह हम लोग लिख देंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है। इस तरह से कॉलम बना देना है और लिखना है कि धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि है ना अधातुएं उष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। 2 नंबर, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, ठीक है। धातु चमकता रहता है लेकिन अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, सिंपल है। और 4 नंबर, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, ठीक है ना, धातुओं का घनत्व उच्च होता है, जबकि 3 यस। और 3 नंबर, अधातुएं आघात वर्धनीय और तन्य नहीं होती है। ओके, 5 नंबर, धातुएं कठोर होती है, ठीक है ना, धातुएं कठोर होती है लेकिन यस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धातुओं का घनत्व उच्च होता है लेकिन अधातुओं का घनत्व निम्न होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। धातुएं कठोर होती है लेकिन अधातुएं भंगुर होती है, ठीक। धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, ठीक है। धातु को अगर चोट करे किसी वस्तु से एक ध्वनि की आवाज आती है, जबकि अधातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। 7 नंबर, धातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है ना, धातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और अधातुओं का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, ठीक है ना, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो हरे पौधे CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। तो इस पूरे साइंस के हमने 85 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है ना, जो कि 4 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग इस सभी वीडियो को देख करके साइंस के सब्जेक्टिव का तैयारी जरूर कर लीजिएगा। और ये 21 फरवरी के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है, साइंस की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये सभी साइंस के क्वेश्चंस एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप लोग हर हाल में याद कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल संजीव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीवीआई क्वेश्चंस के वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। ओके।